आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई भाग 9। इधर उधर से रास्ता पूछने के बाद अर्जुन विक्रमगढ़ पहुंच चुका था। वो महल में पहुंचकर म्यूजियम के आगे बने रिसेप्शन एरिया में खड़ा था। सुबह का समय होने की वजह से वहां वर्किंग स्टाफ के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। अब इस अनजान जगह पर मैं नंदू को कहाँ ढूंढूं? उसने उलझन भरी निगाहों से इधर उधर देखा। मेरे पास तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। ऐसा करता हूँ, पार्थ को कॉल करता हूँ। अर्जुन ने खुद से बातें करते हुए पार्थ को कॉल किया। वहीं पार्थ और नंदिनी के साथ महल के पिछले हिस्से में बने मंदिर में मौजूद था। उसने अर्जुन का कॉल आता देखा तो नंदिनी से कहा, अर्जुन कॉल कर रहा है, पिक मत करना। नंदिनी ने जवाब दिया। उसने पार्थ से आगे कुछ नहीं कहा। अर्जुन का कॉल देखकर उसके दिल को राहत महसूस हुई। उसने अपने मन में कहा, अर्जुन का कॉल आ रहा है, इसका मतलब उसे होश आ गया है और वो ठीक है। थैंक गॉड। अब यहाँ से बाहर चले, महल के बाकी हिस्सों को भी देखना है। पार्थ की आवाज़ सुनकर नंदिनी का ध्यान टूटा। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी और जाने से पहले एक बार फिर माता रानी की मूर्ति की तरफ देखा। उसके बाद उसने मूर्ति के सामने जल रहे दीपक की तरफ देखकर सोचा, शायद ये वही दिया है जिससे राजकुमारी नंदिनी की चुनरी जल गई थी। माता रानी उस वक्त उन्हें इस शादी से पीछे हटने का संकेत दे रही थी। तो क्या उसी तरह का कोई संकेत हमें भी मिल सकता है? नंदिनी उम्मीद भरी निगाहों से माता रानी की मूर्ति की तरफ देख रही थी। पार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि काश हमारे साथ भी कोई डिवाइन पावर होती जो हमारी मदद कर सकती। नंदिनी ने हताश होकर जवाब दिया, ऐसा सिर्फ किस्से कहानियों में ही होता है, हकीकत पे नहीं। पार्थ ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वो और नंदिनी वहाँ से बाहर आने लगे। तभी बाहर आते वक्त नंदिनी का सिर गुफा के छोटे दरवाजे से टकरा गया और उसे चोट लग गई। तुम्हें देखकर चलना चाहिए। पार्थ उसकी चोट देखने लगा। ज़्यादा तो नहीं लगी, लेकिन नुकीला हिस्सा टकराने की वजह से हल्का खून आ रहा है। माथे के बीचों बीच चोट लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारी मांग में सिंदूर लगाया हो। कोई बात नहीं, हम बैंडेज लगा लेंगे। नंदिनी ने अपने माथे से खून पोंछा। जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर निकले, मंदिर की सारी मशालें अपने आप बुझ गई। माता रानी के सामने जल रहा दीपक अभी तक प्रज्वलित था। मंदिर के आने के बाद वो दोनों महल के बाकी हिस्सों में घूम रहे थे। वहाँ भी उन दोनों को सिवाय खंडर बने महल के अलावा कुछ खास नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिलने की वजह से दोनों के चेहरे पर निराशा के भाव थे। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में तीर चला रहे थे और तीर निशाने पर भी नहीं लगा। पार्थ ने कहा, शायद वो सब मेरे मन का वहम ही होगा। हमें वापस मुंबई चलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इन सब के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। नंदिनी, तुमने मुझे इन सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पहले पता होता तो मैं प्रतापगढ़ से कभी वापस आता ही नहीं। पार्थ की उत्सुकता देखकर नंदिनी ने कहा, वापस आने का मन तो मेरा भी नहीं था, लेकिन बोलते हुए नंदिनी चुप हो गई। वो अपनी और उर्मिला देवी की बातचीत के बारे में पार्थ को बताना नहीं चाहती थी। वो दोनों चलते हुए महल के मुख्य हिस्से की तरफ आ रहे थे। तभी उन्हें सामने से केयर टेकर आता दिखाई दिया। उन दोनों को देखकर वो उनकी तरफ तेज कदमों से बढ़ा। उसने उनके पास जाकर कहा, उम्मीद है आपकी पढ़ाई के लिए आपको जो ढूंढने आए थे वो आपको मिल गया होगा। नंदिनी उसकी बात का कुछ जवाब देती उससे पहले पार्थ बोल पड़ा, दादू, क्या आप राजकुमारी नंदिनी के बारे में जानते हैं? उसके मुंह से अचानक राजकुमारी नंदिनी का नाम सुनकर केयर टेकर थोड़ा हड़बड़ा गया। आप राजकुमारी के बारे में जानते हैं? आपके खानदान में तो कोई उनका नाम तक नहीं लेता और आप यहाँ हमसे उनके बारे में पूछ रहे हैं। इनके खानदान में कोई राजकुमारी नंदिनी का नाम क्यों नहीं लेता? ऐसा क्या है उनके नाम में? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। उस किताब को पढ़ने के बाद उसके मन में कई सवाल थे, क्योंकि इस राजघराने के लोगों का मानना है कि राजकुमारी मनहूस थी। जैसे ही केयर टेकर ने जवाब दिया, नंदिनी और पार्थ उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। नंदिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने केयर टेकर से कहा, आप राजकुमारी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने बहुत कुछ सहा है। जिससे प्यार किया उसी ने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि उनके मरने के बाद आप लोगों ने उनकी सुध तक नहीं ली। उसके बाद मैं भी, आप उन्हें बुरा भला बोल रहे हैं? नंदिनी की बातें सुनकर वो केयर टेकर उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। आपको राजकुमारी सा के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से है? और आपको किसने कहा राजकुमारी सा मर गई थी? मैंने कहा ना दादू, हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बस उसी के चलते हमें पता है। आपने बताया नहीं राजकुमारी नंदिनी को सब मनहूस क्यों मानते हैं? पार्थ ने बात को संभालते हुए कहा,
क्योंकि राजकुमारी की शादी के बाद विक्रमगढ़ तबाह हो गया और इस तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं, राजकुमारी के ससुराल वाले ही थे। उनकी शादी के बाद खुशियों ने जैसे विक्रमगढ़ से मुंह मोड़ लिया हो। कहते हैं उनकी शादी के बाद उन्होंने कभी विक्रमगढ़ की तरफ मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिनों बाद ही विक्रमगढ़ में भयंकर अकाल और महामारी फैल गई, जिससे काफ़ी लोगों की मौत हो गई। विक्रमगढ़ के राजघराने में छोटे कुंवर सा और कुंवर रानी सा के अलावा कोई और नहीं बचा था। बस उन दोनों ने भी अपनी जान बचाने के लिए कहीं और शरण ली। अच्छा हुआ जो वहाँ से चले गए, वरना आज इस वंश का अंत हो गया होता। मदद के लिए बहुत बार प्रतापगढ़ में राजकुमारी के पास संदेश भिजवाया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ के लोगों का मानना है ये सब उन्हीं के ससुराल वालों का किया धरा है। केयरटेकर की कहानी सुनकर नंदिनी हैरान थी। उसने किताब में पढ़ा था, उसके मुताबिक शादी के अगले दिन राजकुमारी नंदिनी की मौत हो चुकी थी। फिर ये सब हो पाना संभव था। राजकुमारी नंदिनी की इसमें कोई भी गलती नहीं हुई। उन्हें तो पता तक नहीं था कि उनके घर वालों के साथ ये सब हो रहा है। आप जिस राजकुमारी को मनहूस कहकर उनका अपमान कर रहे हैं, वो तो इस दुनिया से कब के जा चुकी थी, नंदिनी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता आपको ये सब किसने कहा है। केयरटेकर को अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु विक्रमगढ़ के लोग राजकुमारी नंदिनी को भुला चुके हैं। ये सब कहानियां भी हमने हमारे बचपन में सुनी थी। अब तो ईश्वर ही जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ। राजकुमारी नंदिनी के बाद उस राजघराने में आज तक बेटी का जन्म नहीं हुआ। आप लोग भी क्या सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। राजकुमारी ने कुछ नहीं किया था, उसके बावजूद आप उन्हें मनहूस कहते हैं। उनकी वजह से विक्रमगढ़ तबाह नहीं हुआ था। इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है। पार्थ ने उसकी बात का जवाब दिया। जो था वो बीत गया। वैसे भी इतिहास अगर सुनहरा हो तभी उसे याद रखा जाता है, वरना नहीं। चलिए चलकर नाश्ता कर लीजिए। आपके पिताजी की भेजी हुई गाड़ी भी आ चुकी है, केयरटेकर ने कहा और वहां से उन दोनों को ले जाने लगा। वो लोग महल के गलियारे से बाहर की तरफ आ रहे थे, तभी उन्हें अर्जुन दिखाई दिया। अचानक अर्जुन को वहां देखकर नंदिनी हैरान थी, तो वहीं नंदिनी को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जल्दी से उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? तुमने वादा किया था ना कि हम दोनों मिलकर हर एक चीज़ का पता लगाएंगे। नंदिनी ने उसे खुद से अलग किया और जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन, वो सब हमारे मन का वहम है। आई थिंक वी शुड मूव ऑन। नंदिनी अर्जुन को इन सबसे दूर रखना चाहती थी, तभी पार्थ बीच में बोल पड़ा, नहीं, ये कोई वहम नहीं है। अभी अभी दादू ने बताया कि राजकुमारी नंदिनी सच में थी। वो कोई किस्सा या कहानी नहीं, उनका अस्तित्व था। तुम्हारी कहानी के हिसाब से चलें तो राजकुमारी नंदिनी जिस दिन प्रतापगढ़ पहुंची, उसी रात उनकी मौत हो चुकी थी। और दादू की कहानी के हिसाब से चलें तो राजकुमारी नंदिनी अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर ब्लैक मैजिक करती थी। ऐसा कुछ नहीं था। नंदिनी और अर्जुन दोनों एक साथ पार्थ पर चिल्लाए, कोई ब्लैक मैजिक नहीं करती थी। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम ऐसे कह भी कैसे सकते हो? वो रिश्ते में तुम्हारी इतना लंबा कैलकुलेट करना मुझे नहीं आता, लेकिन बुआ लगती होंगी। नंदिनी ने झुंझला कर जवाब दिया। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, पार्थ ने कहा। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों बहस मत करो। मुझे कहीं ना कहीं उस किताब पर यकीन है। प्रतापगढ़ का महल अभी भी मुझे नॉर्मल नहीं लगता। अर्जुन ने बीच में बोलकर उन दोनों को चुप करवाया। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं। लास्ट टाइम मैं अपने महल के टॉप फ्लोर पर गया था, वहाँ मैंने कुछ अजीब देखा जो मुझे याद नहीं। हम तीनों मिलकर कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई ब्लैक मैजिक पावर एग्जिस्ट भी करती है तो वो एक चुटकी में हम लोगों को मार देगी। बेहतर होगा हम इन सबसे दूर रहें। नंदिनी ने चिल्ला कर कहा और वहाँ से जाने लगी। अब अचानक इसे क्या हो गया? पार्थ कंधे उचकाकर बोला और नंदिनी के पीछे पीछे आने लगा। अर्जुन भी उसके साथ था। अर्जुन ने पीछे से कहा, नंदिनी हमारी बात तो सुनो। जब तक हम सच का पता नहीं लगाएंगे इन सबसे निकल नहीं पाएंगे। कब तक हमें? नंदिनी उसकी तरफ मुड़ी और ज़ोर से चिल्ला कर बोली, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना ही सही है। ये सब हम दोनों से जुड़ा है। अगर हम दोनों साथ रहे तो फिर से वही सब होगा जो बरसों पहले हुआ था। मैं कभी तुम्हारी जान नहीं लूँगा। अर्जुन ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, कभी भी नहीं। राजकुमारी भी कभी राजकुमारी नंदिनी की जान नहीं लेना चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने राजकुमारी को उन सबसे बचाने के लिए, उन बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथों से जान ले ली, ताकि वह बुरे लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके। क्या तुम भी उन लोगों को उन्हें रोकने के लिए अगर तुम्हें मेरी जान देनी पड़े तो क्या तुम मेरी जान ले लोगे अर्जुन? नंदिनी ने कांपती आवाज़ में पूछा। इस बार अर्जुन के पास नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं था। पार्थ उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। नंदिनी की बात कहीं ना कहीं सच थी। अगर अर्जुन और वो साथ रहते तो वो अनहोनियों का दौर फिर से शुरू हो सकता था। कुछ देर तक वहाँ ऐसी ही चुप्पी छाई रही। इस चुप्पी को तोड़ते हुए अर्जुन ने कहा, आपको ये सब किसने कहा?
कि अगर हम दोनों अलग रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे ये सब उर्मिला देवी से पता चला था। वो इस बारे में अर्जुन से कुछ कहना नहीं चाहती थी। उसे चुप देखकर अर्जुन ने कहा, मेरी माँ ने कहा ना आपसे ये सब। तुम्हें पता है रावी ये शादी नहीं करना चाहती। बड़े दादा सा ने उसके परिवार वालों को पैसे देकर उसे खरीदा है। साथ ही ये बोला है कि शादी के बाद उसका उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहेगा। कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? अगर मेरी और रावी की शादी हुई तो वो लोग उसे मार देंगे, जैसे बरसों पहले राजकुमारी नंदिनी को मारा था। शायद मुझसे दूर रहने की वजह से तुम तो बच जाओ, लेकिन रावी नहीं बच पाएगी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती अर्जुन। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि तुम खुद ही कहीं दूर चले जाओ, ताकि तुम्हारे आसपास रहने वाली लड़कियां सुरक्षित हो सकें। नंदिनी ने बेरुखी से जवाब दिया। अर्जुन को उसकी बातें काफ़ी चोट पहुंचा रही थी। उसने भारी आवाज़ में कहा, ठीक है, फिर मैं ही तुम सबसे दूर चला जाता हूँ। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगा। नंदिनी को उसे वो सब कहकर काफ़ी बुरा लग रहा था। उसे ज़्यादा देखकर पार्थ ने कहा, प्लीज़ उसे रोको लो। तुमने कहा राजकुमार नंदिनी की कहानी पढ़कर उससे कनेक्ट कर पा रही हो। उन्हें तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक कि सिलसिला खत्म नहीं हो जाता। पार्थ की बातों ने नंदिनी पर असर किया। उसने पार्थ की बात पर हामी भरी और दौड़ते हुए अर्जुन की तरफ जाने लगी। उसने भागकर अर्जुन का हाथ जोर से पकड़ा। तभी अर्जुन के मुंह से हल्की सी चीख निकली। क्या हुआ? नंदिनी ने पूछा। तभी अर्जुन ने अपना हाथ उसे दिखाया। उसके अंगूठे और पास वाली उंगली के ऊपर की तरफ चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था। पता नहीं कैसे अभी कुछ देर पहले गाड़ी का दरवाज़ा खोलते टाइम चोट लग गई, अर्जुन ने बताया। नंदिनी उसके हाथ पर लगी चोट को देख रही थी। फिर उसे अपने माथे पर लगी चोट का ख्याल आया। दोनों को अलग अलग उन दो जगहों पर चोट लगी थी, जिन दो जगहों का इस्तेमाल शादी में सिंदूर भरने के लिए होता है, नंदिनी के माथे पर और अर्जुन की उंगलियों पर। नंदिनी ने अर्जुन के साथ वापस प्रतापगढ़ जाने से मना कर दिया था, लेकिन पार्थ के समझाने से वो उससे बात करने के लिए उसके पास आ गई। नंदिनी ने देखा अर्जुन की उंगलियों में चोट लगी हुई है, जो कि उसे थोड़ी देर पहले ही लगी थी। नंदिनी उसके हाथ पर लगी चोट को देख रही थी। फिर उसे अपने माथे की लगी चोट का ख्याल आया। दोनों को अलग अलग उन दो जगहों पर चोट लगी थी, जिन दो जगहों का इस्तेमाल शादी में सिंदूर भरने के लिए होता है, नंदिनी के माथे पर और अर्जुन की उंगलियों पर। नंदिनी को अपने ख्यालों में खोया हुआ पाकर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ? तुम मेरे पास वापस क्यों आई थी? कुछ नहीं, शायद ये इत्तेफाक हो सकता है, नंदिनी ने खोए हुए स्वर में कहा। कैसा इत्तेफाक? तुम किस बारे में बात कर रही हो? अर्जुन उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। नंदिनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग अर्जुन और उसकी चोट पर ठहरा हुआ था। उसने अपने मन में कहा, थोड़ी देर पहले मैंने मंदिर में कोई चमत्कार होने के बारे में माता रानी से प्रार्थना की थी। शायद ये कोई चमत्कार ही हो। क्या महज इत्तेफाक है? इसके बारे में मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैंने अपने सपने में हम दोनों की शादी होते देखा था, तो क्या हम दोनों की शादी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा? नंदिनी अर्जुन के सामने चुपचाप खड़ी सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने उसके सामने चुटकी बजाई और कहा, जब तुम्हें मुझे रोकना ही नहीं था तो फिर वापस क्यों आई? मैं तुम्हें रोकने के लिए ही आई थी। मैं भी तुम्हारे साथ वापस प्रतापगढ़ जाना चाहती हूँ, नंदिनी ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। और तुम्हारा डिसीजन अचानक कैसे बदला? थोड़ी देर पहले तो इतना रूडली बात कर रही थी, ये तक कह दिया था कि तुम दूर चले जाओ। एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब सुनकर मेरे दिल पर क्या बीतेगी। अर्जुन का दबा हुआ गुस्सा नंदिनी पर निकल रहा था। मुझे तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे समझ आ गया है, प्रॉब्लम से दूर भागना उसका सॉल्यूशन नहीं है, हमें उसका सामना करना होगा। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें समझ तो आया। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। नंदिनी ने पलकें झपकाकर उसकी बात पर हामी भरी। उन दोनों के बीच सब सही होता देख पार्थ भी उनके पास आया। तुम लोगों के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि सब ठीक हो गया है। अगर तुम लोग वापस प्रतापगढ़ जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। एंड डोंट वरी, इस मिशन में मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, पार्थ ने उनके पास जाकर कहा। ठीक है, अर्जुन ने उसे अपने साथ आने की इजाज़त दे दी। आज से हम तीनों के बीच कोई भी बात सीक्रेट नहीं रहेगी। हम वहाँ किस मकसद से वापस जा रहे हैं इस बारे में कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उर्मिला आंटी, नंदिनी ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात काट कर कहा, माँ इस बारे में सब कुछ जानती है। शायद वो हमें इन सब से प्रोटेक्ट करना चाहती है, तभी हमारी शादी रावी से करवा रही है। तुमने सोचा है कि तुम इस शादी से कैसे बाहर निकलोगे? पार्थ ने पूछा। अभी तक तो नहीं, पर इतना ज़रूर है कि मैं रावी से शादी नहीं करूँगा, अर्जुन ने सख्त लहजे में जवाब दिया। उर्मिला आंटी ने मुझे महल से जाने के लिए कहा था। अब वो मुझे वापस देखेंगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। शायद वो मुझ पर गुस्सा करें, नंदिनी ने कहा।
उसकी बात का जवाब देते हुए अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम मुझ पर यकीन करके मेरे साथ महल जाने के लिए तैयार हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है वहाँ कितना खतरा है। अगर बात कभी तुम्हारी जान पर आई हो तो तुमसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी नंदिनी। ये मेरा तुमसे पक्का वादा है। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी। उसकी बात सुनकर पार्थ ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, तुम्हारे वर्ड्स तो काफ़ी रोमांटिक हैं। कभी सोचा नहीं था आर्मी वाले भी इतने रोमांटिक हो सकते हैं। अगर नंदिनी की जगह मैं खड़ा होता और लड़की होता तो इस प्रपोजल पर हाँ बोल देता। पार्थ के कहते ही नंदिनी ने जल्दी से अपना हाथ अर्जुन के हाथ से दूर किया। सब कुछ फाइनल होने के बाद वो लोग वहाँ से प्रतापगढ़ के महल के लिए रवाना हो चुके थे। उन लोगों के जाने के कुछ देर बाद केयरटेकर उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा। उसने देखा वहाँ पर चावल और फूल बिखरे हुए थे। वो लोग कहाँ गए? और ये चावल? इस तरह चावल और फूल तो लड़की शादी करके अपने मायके से विदा होती है तब पीछे की तरफ फेंकती है। ये यहाँ किसने गिराए होंगे? केयरटेकर हैरानी भरी निगाहों से इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के महल में रावी और अर्जुन की सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। इन सबके बीच अर्जुन को वहां ना पाकर उर्मिला देवी परेशान थी। अर्जुन को पूरे महल में ढूंढने के बाद वो गौरव के पास गई। गौरव, उन्नति और हेजल उस वक्त पास में थे। वो तीनों अर्जुन और नंदिनी के बारे में बातें कर रहे थे। उर्मिला को वहां आता देखकर उन्होंने अपनी बातें करनी बंद कर दी। गौरव, क्या आपको पता है अर्जुन कहाँ गए हैं? उर्मिला देवी ने परेशान स्वर में पूछा। उन्नति ने आंखों के इशारे से उसे कुछ ना कहने के लिए कहा। गौरव ने उर्मिला देवी को जवाब देते हुए कहा, नहीं आंटी, मैंने तो उसे कल से नहीं देखा। मैं बस आपके पास उसके बारे में पूछने आने ही वाला था। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। वो इतने लापरवाह तो नहीं है? उर्मिला देवी ने बड़बड़ा कर कहा और वहाँ से जाने लगी। तभी उन्नति ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बड़ी माँ, मुझे आपसे अर्जुन भाई के बारे में कुछ बात करनी है। नहीं उन्नति, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी इस वक्त हमें बहुत काम है। अर्जुन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल उनकी और रावी की सगाई है। ना तो उन्होंने अब तक शॉपिंग की है और ना ही कल पहनने वाले कपड़े सेलेक्ट किए हैं। उर्मिला देवी ने बात को बदल कर उसे टालना चाहा, लेकिन उन्नति ने फिर से अपनी बात उनके सामने रखी। मुझे भाई की शादी के सिलसिले में ही बात करनी है। ठीक है, जो भी कहना है जल्दी कहिए, उर्मिला देवी ने कहा। बड़ी माँ, जब भाई रावी से शादी करना ही नहीं चाहते तो आप उन्हें क्यों फोर्स कर रहे हैं? आप जानती हैं ना, इस शादी से उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उन्नति ने भावुक होकर कहा। उन्नति का साथ देते हुए गौरव बोला, हाँ आंटी, उन्नति सही कह रही है। उस दिन हमारी बात हुई थी, तब आपने कहा था कि आप इस शादी को रोकने के लिए कुछ करेंगी। आपने कुछ नहीं किया। ऊपर से आप उन दोनों की सगाई की तैयारियां करवा रही हैं। मुझे यहाँ पर कस्टम्स के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता आंटी, पर इंडिया हो या लंदन, हर पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। प्लीज़ आप इस शादी को रोक दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है, हेज़ल ने कहा। मैं तुम बच्चों के इमोशंस समझ सकती हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता। रावी का परिवार यहाँ आ चुका है, सारी बातें फाइनल हो गई हैं। रही बात अर्जुन की, तो वो दुनिया के इकलौते इंसान नहीं है जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं। शादी के बाद सब अपने आप ठीक हो जाता है, उर्मिला ने जवाब दिया। उन तीनों में से कोई भी आगे कुछ कह पाता उससे पहले उर्मिला वहाँ से चली गई। उनके बर्ताव ने उन तीनों को हताश कर कर रख दिया था, खासकर उन्नति का। उसका चेहरा उतरा देखकर गौरव ने कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई भी इतना सेंसिबल नहीं है जिससे इस बारे में बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? बड़े दादा साहब, उन्नति के बजाय हेज़ल ने जवाब दिया। याद है उन्नति, तुमने बताया था कि वो काफ़ी मॉडर्न है, क्यों ना हम उनसे जाकर बात करें? वो तो घर के बड़े हैं, इसीलिए तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी माँ को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। सही कहा तुमने। वैसे तो ये शादी उन्होंने फिक्स की है, लेकिन हम उन्हें कहेंगे अर्जुन भाई शादी से खुश नहीं हैं, तो वो उनकी खुशी के लिए शादी को कैंसिल कर देंगे। बड़े दादा साहब के नाम से उन्नति के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। उसके हाँ कहने पर गौरव ने तुरंत कहा, तब तो हमें और देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन वो है कहाँ? मैंने अब तक उन्हें नहीं देखा। वो काफ़ी पुराने ज़माने के हैं ना, तो एनी टाइम ध्यान पूजा वगैरह में व्यस्त रहते हैं। कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए वो हमेशा से महल के टॉप फ्लोर पर रहते हैं। वैसे तो वहाँ बिना परमिशन के नहीं जा सकते, लेकिन मामला इतना सीरियस है, मुझे नहीं लगता बड़े दादा साहब हम पर गुस्सा करेंगे। उन्नति ने उन्हें ऊपर जाने की हामी भर दी। वो इस बात से अनजान भी थी कि महल के टॉप फ्लोर पर प्रताप सिंह ध्यान और पूजा में व्यस्त रहने के बजाय अपने 3 पत्नियों के साथ कार्य साधना में लीन रहते थे। वो पहले देख कर आती हूँ कि कौन कहाँ है, ताकि हमें ऊपर जाते हुए कोई देख ना ले, उन्नति ने कहा।
उन्नति वहां से निकलने को हुई तभी रावी का भाई पारस उसके रास्ते में आ गया। जल्दबाजी में निकलते हुए उन्नति उससे टकरा गई। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान सामने की तरफ नहीं था, कहकर उन्नति वहां से निकलने लगी, लेकिन पारस ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से रोक दिया। उसकी इस हरकत पर उन्नति गुस्सा हो गई और उसने उसके गाल पर कस के थप्पड़ लगाया। आगे से मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, वरना वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी, उन्नति चिल्लाकर बोली। पारस के थप्पड़ पड़ने पर गौरव और हेजल दौड़कर उसकी तरफ आए। उसके थप्पड़ मारने पर पारस में गुस्सा हो गया। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, उसने गुस्से में जवाब दिया। हो रियली? उन्नति के बजाय गौरव ने जवाब दिया। वो भी उसकी इस हरकत से काफी गुस्से में था। बदतमीजी तुम करो और महंगा इसे पड़ेगा। एक आर्मी ऑफिसर के सामने रौब झाड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अपनी ये दादागिरी किसी और के सामने दिखाना। अगर यहाँ किसी को पता चला ना तुमने क्या किया है, तुम्हारे परिवार के साथ साथ रावी का भी बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर फेंक देंगे। वहाँ से निकालने की बात सुनकर पारस हड़बड़ा गया। उसने अपने मन में कहा, मम्मी और पापा को पता चला तो मार मार कर मेरी जान ले लेंगे, ऊपर से इनके पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी कहाँ इन चक्करों में उलझ गया। इस लड़की से तो बाद में निपट लूंगा। पारस ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही गौरव ने उन्नति से पूछा, तुम ठीक हो ना? उन्नति ने हाँ में सर हिलाकर हामी भरी। इन सब से उसका मूड और ख़राब हो गया था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हम रात को बड़े दादा साहब से बात करने चलेंगे, जब सब सो जाएंगे, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, पर हम अर्जुन को इन सब से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। गौरव ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। उसके इस बर्ताव से हेजल काफ़ी इम्प्रेस हुई। वो उसकी तरफ खोई हुई नज़रों से देख रही थी। गौरव ने देखा हेजल उसकी तरफ खोई हुई नज़रों से देख रही है। अब तुम्हें क्या हुआ मैडम? उसने सामने चुटकी बजाई, जिससे हेजल का ध्यान टूटा। हेजल ने बिना कुछ बोले ना में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। गौरव ने भी इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अर्जुन के आने का इंतज़ार करने लगा। अर्जुन और नंदिनी और पार्थ महल से वापस लौटते तब तक रात हो चुकी थी, 1 बज चुका था। रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से उन्हें टाइम लग गया। महल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, सब सोने जा चुके थे। बाहर की कुछ गिनी चुनी लाइट्स जल रही थी। वो तीनों गाड़ी से बाहर आए। महल में जाने से पहले नंदिनी ने टाइम देखते हुए कहा, अच्छा हुआ हमें आने में इतनी देर हो गई, वरना उर्मिला आंटी को सब कुछ समझाना पड़ता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं उनका सामना कैसे करूँगी। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है नंदिनी। मैंने कहा ना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, अर्जुन ने जवाब दिया। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसके साथ महल के अंदर प्रवेश करने लगा। जैसे ही दोनों ने अपना पहला कदम महल के मुख्य द्वार पर रखा, अचानक वहाँ जल रही कुछ लाइटें भी एक झटके में एक साथ बुझ गई। उन्हें संभालने का मौका भी नहीं मिला था कि किसी औरत की दर्दनाक चीख वहाँ गूंजी और हवा के जोरदार झोंके ने उन्हें बाहर की तरफ धकेल दिया। ये सब देखकर पार्थ उनके पास गया। तुम लोग ठीक तो हो? यह अचानक तूफान कहाँ से आ गया? अर्जुन और नंदिनी ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर पहले उन्होंने महसूस किया, वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। अर्जुन ने हल्की घबराहट के साथ कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें बाहर की तरफ धक्का दिया हो। हाँ, मैंने भी किसी के हाथों को महसूस किया। वो 4 हाथ थे। नंदिनी ने घबरा कर जवाब दिया, कहीं अंदर कोई भूत तो नहीं है जो हमें तुम दोनों को अंदर आने से रोकना चाहता हो? पार्थ ने कहा। वो उन दोनों की उठने में मदद करने लगा। ज़रूर ये हमारे वन का महम होगा। पहले भी तो हम लोग अंदर गए थे, एक बार फिर कोशिश करते हैं, अर्जुन ने कहा। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर से प्रतापगढ़ के महल में अंदर जाने लगे। जैसे ही वो लोग महल के अंदर कदम रखने लगे, फिर से उन्हें किसी की तरह का झोंका महसूस हुआ और लेकिन इस स्थिति थोड़ी अलग थी। ऐसा लग रहा था एक तरफ कोई उन्हें बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ कोई और ही शक्ति नंदिनी को अंदर की तरफ खींच रही थी। उन शक्तियों की वजह से नंदिनी हवा में झूल रही थी। वो चिल्ला कर बोली, अर्जुन प्लीज़ मुझे बचाओ। अर्जुन और पार्थ ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सामने मौजूद शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। वो चाहकर भी नंदिनी को अपनी तरफ नहीं ला पा रहे थे। प्लीज़ हेल्प मी गाइस, ये मुझे मार देंगी, नंदिनी ने चिल्ला कर कहा। उसे सामने से बहुत सी औरतें काले कपड़े पहनकर उसकी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। उन लोगों के हाथ सामने की तरफ थे। ऐसा लग रहा था वो नंदिनी को अपनी तरफ खींच रही हूँ। तभी एक सफ़ेद हल्की रोशनी चमकी। वो धुंधली थी। उसी रोशनी के साथ ये सब औरतें एक साथ गायब हो गई। उनके गायब होते ही नंदिनी एक झटके के साथ नीचे आ गिरी। नंदिनी बेहोश हो चुकी थी। महल के बाहर हुए इस घटना से पार्थ और अर्जुन दोनों के चेहरे पर डर के भाव थे। क्या हम इन सबसे निपट पाएंगे अर्जुन? पार्थ ने घबरा कर पूछा। मैं नहीं जानता। सबसे पहले हमें नंदिनी को अंदर ले जाना होगा। अर्जुन उसे उठाने लगा। आई विश कि अब वो हमें महल के अंदर आने दे।
अर्जुन ने नंदिनी को गोद में उठाया और उसे अंदर ले जाने लगा। वो और पार्थ दोनों डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। इस बार उनके साथ कोई अजीब घटना नहीं हुई और वो महल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। थैंक गॉड सब ठीक है। अंदर आते ही पार्थ ने राहत की सांस ली। उसकी नज़र नंदिनी की तरफ पड़ी जो अभी तक बेहोश थी। उसने अर्जुन से कहा, तुम उसे कमरे में लेकर चलो, मैं अपने बैग से मेडिकल किट निकालता हूँ। अर्जुन ने उसकी बात पर हामी भरी और जल्दी से नंदिनी को अपने कमरे में लेकर गया। महल में सन्नाटा पसरा था, सभी सोने जा चुके थे। इस बीच पार्थ मेडिकल किट के साथ अर्जुन के कमरे में पहुंचा। इसे अभी तक होश नहीं आया है, ये ठीक तो है? नंदिनी को इस तरह देखकर अर्जुन घबरा गया था। तुम सही कह रहे थे, मुझे इसे यहाँ लेकर भी नहीं आना चाहिए था। ये कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तुम स्ट्रेस मत हो, विक्रमगढ़ के महल में भी ये बेहोश हो गई थी। उसने वहाँ भी कुछ अजीब महसूस किया। पार्थ नंदिनी को चेकअप कर रहा था। उसने नंदिनी को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाई दी। इसे सुबह तक होश आ जाएगा। लेकिन इसे हुआ क्या था? कईयों लोगों ने तो इसे कुछ कर नहीं दिया, जो इसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। इसका बीपी काफ़ी लो था, शायद इसकी वजह से चक्कर खाकर गिर गई होगी। कई बार डर की वजह से भी ऐसा होता है। अब तुम्हें भी कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, पार्थ ने कहा। जब तक इसे होश नहीं आ जाता मुझे चैन नहीं आएगा, अर्जुन ने जवाब दिया। उसने देखा पार्थ सामान के साथ उसके कमरे में था। पहले वो गौरव के साथ एक कमरे में रुका था। गौरव अब तक सो गया होगा। तुम आज के लिए मेरे कमरे में रुक जाओ। हाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, पार्थ ने हंसकर जवाब दिया। पार्थ वहीं पर एक सोफे पर आराम कर रहा था। वहीं अर्जुन नंदिनी के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हुआ वो सब याद करके उसकी रूह कांप गई थी, पर वहाँ बैठकर नंदिनी के होश में आने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक हेजल, उन्नति और गौरव रात को बड़े दादा साहब के कमरे में जाने के लिए इकट्ठा हुए। आयुष श्योर उन्नति, इस वक्त हमें उनके कमरे में जाना चाहिए? गौरव ने ऊपर जाने से पहले उन्नति से पूछा। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बड़ी माँ बताती हैं कि बड़े दादा साहब रात के सिर्फ 2 घंटे आराम करते हैं, वो भी 4 से 6 बजे तक। उसके अलावा पूरा दिन रात वो ध्यान में डूबे रहते हैं, उन्नति ने बताया। और अगर हमने उनका ध्यान खराब कर दिया तो कहीं वो हमें मार तो नहीं देंगे ना, जैसे पुराने ज़माने में होता था? हेजल ने पूछा। तुम लोग इतने सवाल क्यों कर रहे हो? सिर्फ एक बात याद रखो, हम ये सब अर्जुन भाई के लिए कर रहे हैं। अगर वो हम पर थोड़ा गुस्सा भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम उन्हें सॉरी बोल देंगे। उन्नति ने जैसे तैसे करके अपनी बातों के जरिए उन्हें मनाया। अर्जुन का नाम लेने पर गौरव और हेजल ने आगे कोई बहस नहीं की और दोनों तुरंत मान गए। उन्नति उन दोनों को लेकर महल के टॉप फ्लोर पर पहुंची। महल में ऊपर के फ्लोर पे इस वक्त प्रताप सिंह अपनी तीनों पत्नियों के साथ तंत्र साधना में व्यस्त थे। इस बात से अनजान उन्नति, गौरव और हेजल ऊपर पहुंचे। जहाँ धुआं क्यों है? कहीं ऊपर किसी जगह आग तो नहीं लगी? गौरव ने खांसते हुए कहा। धुएं में उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। हो सकता है बड़े दादा साहब ने किसी तरह का हवन कुंड जला रखा हो, उन्नति ने जवाब दिया। हेजल को उस माहौल में घबराहट होने लगी। उसने गौरव का हाथ पकड़ा। मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था। मुझे भी यही लगता है, गौरव ने उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा। उन्नति, हम सुबह उनसे बात करें? नहीं, कल भाई और रावी की सगाई है, सब लोग उसी में बिजी रहेंगे, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बात करके चलते हैं ना, उन्नति ने कहा। गौरव और हेजल का आगे जाने का मन नहीं था, लेकिन अर्जुन का सोचकर दोनों उन्नति के साथ आगे बढ़ते रहे। एक लंबा गलियारा पार करने के बाद वो लोग एक बड़े से कमरे के आगे थे। यही है बड़े दादा साहब का रूम, उन्नति ने उस कमरे की तरफ इशारा करके कहा। अंदर से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, शायद वो इस वक्त तक सो गए होंगे, गौरव ने कहा। वहाँ बिल्कुल शांति छाई हुई थी। उन्नति ने अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया। कोशिश करने में क्या हर्ज है, अगर वो सो गए होंगे तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, कहकर उन्नति ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्नति ने दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर तीनों की आंखें फटी रह गई। वो तीनों प्रताप सिंह से बात करने के लिए कमरे में आए थे, परंतु दरवाजे के उस पार कोई कमरा मौजूद नहीं था। वहाँ किसी तरह का जंगल बना हुआ था। तीनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। मैंने कहा था ना, हमें इस टाइम यहाँ नहीं आना चाहिए। प्लीज़ गाइस, यहाँ से चलते हैं, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, हेजल ने कहा। और वो दरवाज़ा की तरफ पलटी, लेकिन वहाँ कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं था। दरवाज़ा कहाँ गया? हेजल घबरा कर बोली। उन्नति, अर्जुन और गौरव ने खुद को किसी जंगल के बीचों बीच पाया। वहाँ चारों तरफ घने पेड़ पौधे थे, बिल्कुल अंधेरा छाया था। पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा था। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? उन्नति घबरा कर इधर उधर देखने लगी। हम तीनों ऊपर कमरे में ही आए थे ना? हाँ, आए तो कमरे में ही थे, लेकिन अब लग रहा है वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन्नति, अक्सर कहानियों की तरह तुम्हारा महल भी हॉन्टेड निकला, गौरव ने जवाब दिया। अब हम यहाँ से वापस कैसे निकलेंगे? क्या हमें कोई ढूंढ पाएगा?
घबराहट के मारे उन्नति की आंखों में आंसू थे। हेजल की भी हालत खराब हो रही थी। इन सब में गौरव अकेला था जो उन दोनों के बीच हिम्मत रखकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो तीनों काफी देर तक इधर उधर चलते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जंगल में कोई मौजूद नहीं था और ना ही उन्हें किसी तरह का रास्ता नजर आ रहा था। वो तीनों किसी तरह की भूल भुलैया में खो गए थे। काफी देर भटकने के बाद भी जब रास्ता नहीं मिला तो गौरव ने कहा, ऐसे तो हम पूरी ज़िंदगी यहीं अटके रह जाएंगे। हमें अलग अलग रास्ता ढूंढना की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, हेजल ने अलग होने से साफ मना कर दिया। मैंने हॉरर मूवीज़ में देखा है, जब कोई ग्रुप ऐसी जगह पर जाता है और अलग अलग हो जाता है तो वो लोग मर जाते हैं। उसकी बात सुनकर उन्नति चिढ़कर बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम हेजल? हॉरर मूवीज़ में इस तरह के जंगल में बहुत सारे जानवरों के भूत जुड़े होते हैं। तुम्हें इस जंगल में हम तीनों के अलावा कुछ और नज़र आ रहा है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कैसे भी करके घर जाना है। अपनी बात कहकर वो रोने लगी। प्लीज़ उन्नति, तुम इस तरह रोना बंद करो। अगर हम वापस ही में झगड़ा करेंगे तो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम्हारा कहना सही है कि इस जंगल में हम लोगों के अलावा कोई और मौजूद नहीं है। हम किसी को देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह सुरक्षित है। हम लोगों का साथ रहना ही सही होगा। गौरव ने उसे शांत करने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वापस घर जाना है, उन्नति ने जवाब दिया। उन्नति प्लीज़ काम डाउन, हम दोनों भी इस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं। तुम इस तरह घबरा जाओगे तो हम कैसे बाहर निकलेंगे? हेजल ने कहा। गौरव के साथ होने की वजह से हेजल का डर काफ़ी हद तक कम हो गया। अब वो दोनों उन्नति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आई प्रॉमिस, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर रहूँगा, गौरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। उन्नति ने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया। ठीक है, हम अलग अलग जाकर रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हमें रास्ता भी मिल गया तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? हम इस जगह से पूरी तरह अनजान हैं। मुझे तो चारों तरफ बस एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। फिर कैसे होगा? हमें आर्मी ज्वाइन करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। बस एक बात का ध्यान रखना, जब यहाँ आने का रास्ता है तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी ज़रूर होगा, गौरव ने उसे प्यार से समझाया। उन्नति ने उसकी बात पर हामी भरी और रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग जाने की बात पर सहमति जताई। गौरव ने अलग होने से पहले वहाँ मौजूद पेड़ की कुछ शाखाएं तोड़कर उन दोनों के हाथ में दे दी। जिस भी रास्ते में जाओ, जाते वक्त थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ गिराते रहना। अगर गलती से रास्ता भटक भी गए तो फिर मुड़कर यहीं आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू अस, जाने से पहले हेजल ने कहा। तीनों आंखों में एक उम्मीद देकर वहाँ से रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। अपने अपने मोबाइल के टॉर्च जलाकर वो लोग रास्ता तलाश रहे थे। उस जंगल में रास्ते की तलाश में भटक रहे उन्नति, हेजल और गौरव इस बात से अनजान थे। जंगल के दूसरी तरफ सूरज ने दस्तक दे दी थी, जबकि जंगल में अभी भी घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। टू बी कंटिन्यूड। क्या गौरव, उन्नति और हेजल जंगल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए गुमनाम है कोई।